मैंने घर में प्रवेश किया। एक सोंधी सी महक मेरे पूरे तन मन में फैल गई। बैग को सोफे पर पटक हाथ मुंह धोकर मैं सीधे किचन में जा घुसी। कढ़ाई में सिक रहे समोसों को देखकर पीछे से माँ के गले में बाहें डालकर बोली, अरे वाह माँ, आज तो आपने समोसे बनाकर मोगैम्बो को खुश कर दिया। बोलिए, आपको क्या चाहिए? तू खुद माँ बन गई है, पर अभी भी बचपना नहीं गया तेरा। ले जल्दी से खाकर बता कैसे बने हैं। प्लेट में 2 समोसे और धनिया की चटनी डालकर देते हुए माँ ने हल्की सी चपत मेरे गाल पर लगा दी। माँ बन गई तो क्या मैं आपकी बच्ची नहीं रही? कहते हुए मैं समोसे खाने लगी। सर्दियों में माँ के हाथ के समोसों के हम दीवाने थे। मुझे याद है माँ किलो किलो मैदा के समोसे बनाती, पर हम भाई बहन खाने में प्रतियोगिता सी करते और सारे समोसों को चट कर जाते थे। माँ को कुकिंग का बहुत शौक़ था, इसलिए शायद हम भाई बहन बहुत चटोरे हो गए थे। मैं बचपन की सुनहरी यादों में कुछ और खोती। उससे पहले मेरे पतिदेव अमन ने घर में प्रवेश किया और आते ही फरमान जारी किया, वीनू जल्दी से कड़क चाय पिला दो, सिर में तेज़ दर्द हो रहा है। बेटा तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद के पनीर के समोसे बनाए हैं और कड़क चाय बस तैयार होने ही वाली है। अरे माँ, आप क्यों परेशान होती हो? इतनी बार आपसे कहा है कि आप बस आराम किया करिए, पर नहीं, आप मान नहीं सकती। बेटा हाथ पैर चलते रहते तो बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, पर अगर जाम हो गए तो मेरे साथ साथ तुम लोग भी परेशान हो जाओगे। इसलिए हल्का फुल्का काम तो करने ही देते रहो। ज़िंदगी भर तो काम में कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहें और अब तुम आराम करने को कह रहे हो, तो बताओ कैसे हो पाएगा? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अमन निशब्द हो गए। हमें खिलाकर माँ अपनी प्लेट लगाकर ले गई और टीवी देखते हुए स्वयं भी खाने लगी। माँ की शुरू से आदत है कि जब तक घर के एक एक सदस्य को खिला नहीं लेगी, तब तक स्वयं नहीं खाएगी। मैं चेंज करके कुछ देर आराम करने के उद्देश्य से बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही मन आज से 2 वर्ष पूर्व जा पहुंचा, जब एक दिन सुबह सुबह मेरे भाई अनंत का मेरे पास फ़ोन आया। माँ और बाबूजी उस समय अनंत के पास ही थे। मेरे फ़ोन उठाते ही वह बोला, मैं तो परेशान हो गया हूँ इन दोनों से। जब भी घर में जाओ तो लगता है मानो 2 जासूस बैठे हैं घर में। हमारा इनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दीदी आप ही कोई तरीका बताओ जिससे ये दोनों यहाँ से चले जाएं। आनंद की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। उससे उम्र में 10 वर्ष बड़ी होने के बावजूद समझ नहीं पाई कि उसके प्रश्न का क्या जवाब दूँ। जिस बेटे के जन्म के लिए माँ बाबूजी ने न जाने कितनी मन्नतें मांगी, कितने मंदिर मस्जिद के दरवाजे खटखटाए और जिसके जन्म होने पर लगा मानो उनके जीवन के समस्त दुखों का हरण हो गया हो, वही बेटा आज उन्हें जासूस कह रहा था। अपनी संतान की प्रगति से खुश होने वाले माता पिता अपने ही बेटे के घर में जासूस कैसे हो सकते हैं? भारतीय संस्कृति में पुत्र को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला कहा गया है। हमारे धर्म रक्षकों ने इस पर जो चाशनी चढ़ाई थी कि मरणोपरांत पुत्र के द्वारा दी गई मुखाग्नि से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अन्यथा तो मानव बस नरक में ही जीता है। बस इसी मानसिकता के शिकार धर्म भीरू माँ बाबूजी इस कमर तोड़ती महंगाई में भी एक के बाद एक 3 बेटियों की कतार लगाते गए। इस बीच माँ के गर्भ में पल रही कुछ बेटियाँ को तो जन्म ही नहीं लेने दिया गया। खैर, इंतज़ार का फल मीठा होता है।
यह कहावत हमारे घर में भी चरितार्थ हुई और अंत में जब बेटा हुआ तो लगा मानो साक्षात स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। वालों के जाते ही माँ बाबूजी का बिफर पड़ा। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने। जब मैंने आपको बता दिया कि एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा, फिर इन लोगों को क्यों बुलाया। वह मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करती है और यह रही उसकी फ़ोटो। कहते हुए अनंत ने एक पोस्ट कार्ड साइज की फ़ोटो टेबल पर पटक दी। अपने बेटे की बातों को कर्तव्य विमूढ़ सी सुन रही माँ ने लपक कर टेबल से फ़ोटो उठा ली। सामान्य से नैन नस्क और सांवले रंग की लड़की को देखकर उनकी त्योरियां चढ़ गई और बोली, बेटा ये तो हमारे घर में पैबंद जैसी लगेगी। तुझे इसमें क्या दिखा जो लट्टू हो गया। माँ, मेरे लिए नैन नस्क और रंग नहीं बल्कि गुण और योग्यता मायने रखते हैं और यामिनी बहुत योग्य है। हाँ, इस बात और बता दूं कि यामिनी हमारी जाति की नहीं है। अनंत ने कुछ सहमते हुए कहा, अपनी जाति की नहीं है मतलब। बाबूजी गरजते स्वर में बोले, मतलब वह जाति से वर्मा है। अनंत ने दबे से स्वर में कहा, वर्मा मतलब सुनार। यही दिन और देखने को रह गया था। ब्राह्मण परिवार में एक सुनार की बेटी बहू बनकर आएगी। वाह वाह, इसी दिन के लिए तो पैदा किया था तुझे। यह सब देखने से पहले मैं मर क्यों न गया। मुझे यह शादी कतई मंजूर नहीं। बाबूजी आवेश और क्रोध से कांपने लगे थे। किसी तरह माँ ने उन्हें संभाला, अपने केबिन में बुला ही भेजा। बैठो विनीता, क्या बात है। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। यदि कोई ऐसी समस्या है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो बताओ। अपने काम में सदैव परफेक्शन को इम्पॉर्टेंस देने वाली विनीता के काम में अब खामियां आ रही हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। सॉरी, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कहकर मैं मैडम के केबिन से बाहर आ गई। क्या कहूँ मैडम से कि बेटियाँ कितनी भी पढ़ लिख ले, आत्मनिर्भर हो जाएं, पर अपने माता पिता को अपने साथ रखने या उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए पति का मुंह ही देखना पड़ता है। एक पति अपनी पत्नी से अपने माता पिता की सेवा करवाना तो पसंद करता है, परंतु सास ससुर की सेवा करने में अपनी हैटी समझता है। समाज की इस दोहरी मानसिकता से अमन भी अछूता नहीं था। यही यदि वह चाहता तो माँ के साथ भली भांति तालमेल बैठाकर नित नई उत्पन्न होने वाली समस्याओं को काफ़ी हद तक कम कर सकता था। यो भी हम दोनों मिलकर अब तक के जीवन में आई प्रत्येक समस्या का सामना करते ही आए थे, परंतु जब से माँ आई है अमन ने उसे अकेला कर दिया। बीती यादों को सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह बेड के बगल की खिड़की के छीने पर्दों से आती सूरज की मध्यम रोशनी और चिड़ियों की चहचहाट से उसकी नींद खुल गई। तभी अमन ने चाय की ट्रे के साथ कमरे में प्रवेश किया। उठिए मैडम, मेरे हाथों की चाय से आपके संडे का आगाज़ कीजिए। ओह क्या बात है, आज तो मेरा संडे बन गया। मैं फ्रेश होकर चाय का कप लेकर अमन के बगल में बैठ गई। सासू माँ के 2 बच्चे और दोनों ही वेल सेटल्ड। 2-4 दिन अब ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपने साथ माँ को भी मॉर्निंग वॉक पर ले जाना प्रारंभ कर दिया था। वापस आकर दोनों एक साथ पेपर पढ़ते हुए चाय पीती थी, जिससे अमन और मुझे अपने पर्सनल काम करने का अवसर प्राप्त हो जाता था। दोनों किचन में आकर मेड की मदद करती, जिससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता।
जब तक मैं और अमन तैयार होते, माँ और सासू माँ मेड के साथ मिलकर नाश्ता टेबल पर लगा देते। हम चारों साथ साथ नाश्ता करते और ऑफिस के लिए निकल जाते। अपनी माँ को यूँ खुश देखकर अमन भी खुश होते। कुछ मिलाकर सासू माँ के आने से मेरी कई समस्याओं का अंत होने लगा था। सासू माँ को देखकर मेरी माँ भी पॉजिटिव होने लगी थी। एक दिन जब हम सुबह नाश्ता कर रहे थे तो सासू माँ बोली, विनीता, आज से अवनी अपनी दादी नानी के साथ सोएगी। कितनी किस्मत वाली है दादी नानी, दोनों का प्यार एक साथ लेगी। क्यों अवनी? हाँ माँ, अब से मैं आप दोनों की नहीं बल्कि दादी नानी के बीच में सोऊंगी। उन्होंने मुझे रोज़ एक नई कहानी सुनाने का प्रॉमिस किया है। अवनी ने भी चहकते हुए कहा। इस बात से अमन भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें उनका पर्सनल स्पेस वापस जो मिल गया था। सासू माँ ने आने के बाद मैंने भी चैन की सांस ली थी और बैंक पर वापस ध्यान केंद्रित कर लिया था। अब 3 माह तक हमारे बीच रहकर सासू माँ वापस कुछ दिनों के लिए दिल्ली चली गई थी, पर इन 3 महीनों में उन्होंने मेरे लिए जो किया वह मैं ताउम्र नहीं भूल सकती। सच में इंसान अपनी सकारात्मक सोच और समझदारी से बड़ी समस्याओं को भी चुटकियों में हल कर सकता है, जैसा कि मेरी सासू माँ ने किया था। माँ के मेरे साथ रहने पर भी उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा था, जब मेरी बेटी मेरा ध्यान रख सकती है तो मेरी बहू अपनी माँ का ध्यान क्यों नहीं रख सकती। और मुझे फ़ख्र है अपनी बहू पर कि अपने 3 अन्य भाई बहनों के होते हुए भी उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा और निभाया। तभी तो उनके जाने के समय में फफक कर रो पड़ी थी और उसके गले लग के बोली थी कि माँ जल्दी आना। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबके लिए ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।